सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। हम पढ़ रहे थे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अंतर्गत भाग 24 हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 25, जो हमारा प्रथम अध्याय था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और भाग 24 जिसमें अपन ने पढ़ा था वैदिक जो काल है उसकी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन इसका एक भाग है जो काफी खास है, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। उसी प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति जिसको आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आपके दो और चीजें यहाँ रह गई थी, अपन उनको भी देखेंगे साथ ही साथ। फर्स्ट आपके महाकाव्य काल, कि राजा का पद वंशानुगत था, और उसके साथ दैनिक यावनिक या एक तरह से अपन बात करें तो दैविक सिद्धांत की भी हमने को झलक देखने को मिलती है। कि महाकाव्य काल में राजा है वो निरंकुश नहीं था, धर्म, कर्तव्य एवं प्रजाहित से बंधा था। क्योंकि अपन ने पहले इसके अंदर देखा राजनीतिक व्यवस्था में कि जो आपके यानी कि एक तरह का ये काल था, वैदिक काल था, उस समय के अंदर जो आपके महाकाव्य काल ये भी है। तो महाकाव्य काल में जो राजा है वो निरंकुश नहीं था, उसके ऊपर यानी कि एक तरह से बाउंडेशन थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद एवं सभा का अस्तित्व था, कि राजा की सहायता के लिए वहां पर आपके मंत्री परिषद एवं सभा का अस्तित्व था। महाभारत काल में मंत्री परिषद के 18 विभाग तीर्थ थे। महाभारत काल में मंत्री परिषद के कितने विभाग देखने को मिलते हैं अपने को? 18 विभाग देखने को मिलते हैं, जिनको यानी कि आपके तीर्थ भी कहा गया है। तथा इस समय कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें अंधक, वृष्णि, कुकुर और भोज प्रमुख थे। बात करें अपन यहाँ महाकाव्य काल की जो कर रहे हैं कि राजा का पद वो कैसा था, आपके वंशानुगत था, उसके साथ उसके देवी की यानी कि सिद्धांत की भी झलक देखने को मिलती है। महाकाव्य काल में राजा निरंकुश नहीं था, धर्म, कर्तव्य एवं प्रजाहित से वो बंधा हुआ था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद एवं सभा का अस्तित्व था। महाभारत काल में मंत्री परिषद के 18 विभाग तीर्थ थे, तथा इस समय के कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें अंधक, वृष्णि, कुकुर और भोज आदि प्रमुख थे। नेक्स्ट बात करें अपन महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख उपलब्धि है वो है सुदृढ़ राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास होना। कि जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो क्या है? सुदृढ़ राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास होना। कि उस समय के अंदर यानी कि एक तरह से इनका विकास हो चुका था। तो वहीं अपन बात करें यहाँ पर जनपद, जो यानी कि एक तरह से आपके उस समय के यानी कि जो जनपद थे, जो आपके शासन थे, और उसी के साथ साथ यानी कि फिर आपके जनपद और जनपद से यानी कि आपके ये एक तरह से यानी कि आपके जो वैदिक काल था उसके अंदर यानी कि एक तरह से स्टार्ट हुए थे, और उसी के बाद में यानी कि एक तरह से इनको यानी जनपद कहा गया। लेकिन कुछ समय बाद के अंदर कुछ यानी कि एक तरह से आपके वीक यानी कि आपके कमजोर यानी कि यहाँ पर आपके जनपद होंगे, उन जनपदों के ऊपर अन्य राजाओं के द्वारा यानी कि आपके अधिकार कर लिया जाएगा। तो जो छोटे जनपद थे वो यानी कि क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो क्या नाम हो जाएगा उनका? महाजनपद। तो बौद्ध ग्रंथ है आपका अगुतर निकाय। अगुतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची आपको दी गई है, जिसमें अपन देखेंगे खास यहाँ पर आपके 16 महाजनपद है, जिसके अंदर आपका अंग हो गया, साथ में इनकी राजधानियां भी दी गई है। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, मगध, राजगृह, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वाजीसंग, वैशाली, मल, पावा, चेदी, सुक्तिवती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, मत्स्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पेदन्य, अवंती, उज्जैनी, गांधार, तक्षशिला एवं लास्ट आपके 16 नंबर पे कंबोज, जिसकी यानी कि राजधानी थी आपकी कौन सी? राजपुर। तो टोटल अपन ने देखे यहाँ पर कि टोटल है आपके वो कितने हो गए? आपके 16 हो गए, 16 हो गए। इस समय यानी कि 4 महाशक्तिशाली महाजनपद का भी उदय हुआ, वो थे आपके कौशल, मगध, वत्स और अवंती। इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसके अलावा यानी कि 10 राज्यों में हमारे कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कि उस समय के अंदर यानी कि एक तरह से आपके राजतंत्र तो था ही था, लेकिन राजतंत्र के साथ साथ यानी कि अपने को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी वहां पर देखने को मिलती है। और 10 ऐसे राज्य थे, 10 ऐसे महाजनपद थे जहां पर अपने को यानी कि गणतंत्रात्मक शासन पद्धति अपने को देखने को मिलती है। तो इसी को अपन पढ़ेंगे आज कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था की बात करें हम आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की अगर बात करें अपन, तो भारत में समृद्ध गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। कि जो संविधान, जिस संविधान के ऊपर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज हमारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है, उसी प्रकार से वैदिक काल है। वैदिक काल भी कहीं ना कहीं पर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही टिका हुआ था।
संविधान के जो स्रोत है, संविधान व्यवस्था की जो प्रमाण है, वो अपने को उस समय के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अर्थशास्त्र में एक गणराज्य आपका लिच्छवी गणराज्य, उसके लिए राजा सपदोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया आपके राजा सपदोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है। वहीं आपके उपराजा, भंडारिक एवं सेनापति राजा की सहायता करते थे। तो राजा की सहायता के लिए कौन कौन थे आपके? एक उपराजा था, भंडारिक था एवं सेनापति था। सभा या संस्था, गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। यानी कि जो गणराज्य थे उनके कुल प्रमुख हुआ करते थे, उन प्रमुखों की जो सर्वोच्च सभा होती थी वो उसको अपन क्या कहते हैं? अपन सभा या संस्था कहते थे। जिस स्थान पर ये सभा की जाती थी उसे संस्थागार या सत्तागार कहा जाता था। ठीक है, कि यानी कि एक तरह से जो जब भी अपन गणराज्य पढ़ेंगे उस समय के, कि इन गणराज्यों के जो कुल प्रमुख थे उन प्रमुखों की जो सर्वोच्च यानी कि सभा होती थी, वो सर्वोच्च सभा होती थी जिस स्थान पर की जाती थी उसे संस्थागार या सत्तागार कहा जाता था। संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था एक व्यक्ति करता था, जिसका नाम था आसन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। इस अधिकारी का नाम क्या है? आपके आसन पन्नापक। जो आसन पन्नापक का काम क्या है कि संस्थागार में जो भी सदस्य आएंगे, उस मीटिंग के अंदर जो भी भाग लेंगे, उन सदस्यों को एक निश्चित क्रम में बैठाने की व्यवस्था वो करेगा। संस्था में सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। यानी कि संस्था में जो सदस्य, जैसे आज हमारी संसद होती है उसी प्रकार की इसको हम संसद कह सकते हैं, असेंबली कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं। तो संस्था में सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। अगर किसी बात के ऊपर यानी कि जब वाद विवाद होता था, डिस्कस होता, डिबेट होती थी, और वाद विवाद के बाद भी अगर सर्वसम्मति न बनती थी तो ऐसी स्थिति में फिर क्या मतदान की भी व्यवस्था थी। भाई कोई एक मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर यानी कि आधे लोग बोल रहे हैं यानी कि एक तरह से वाद विवाद के अंदर कि आधे पक्ष में है और आधे विपक्ष में है, कोई भी यानी कि एक तरह से मामला यानी कि नहीं बैठ रहा है, मामला गंभीर होता जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था के अंदर वहाँ पे मतदान की भी व्यवस्था की गई थी। तो मतदान किए जाते थे और मतदान के जरिए यानी कि एक तरह से उस मुद्दे के ऊपर यानी कि एक तरह से सहमति ली जाती थी। गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था का भी विशेष स्थान था। गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था का भी विशेष स्थान था। बुद्ध कोश की अटकथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी। बुद्ध कोश की अटकथा के अनुसार अपराधी की जो जांच पड़ताल है वो 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी। तो ये भी उस समय का काफ़ी खास बात थी। प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का यह अनुकरणीय उदाहरण था, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक निरंतर नहीं रह सकी। कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के अंतर्गत यानी कि एक तरह से अपन बात करें तो प्रजातंत्र का यानी कि एक तरह से आपके प्रजा के शासन का, लोकतंत्र का ये एक अनुकरणीय उदाहरण अपने को देखने को मिलता है प्राचीन भारत में, आज से यानी कि आपके एनिशिएंट इंडियन में। लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक निरंतर नहीं रह सकी। क्यों नहीं रह सकी लगातार निरंतर समय के अंतर्गत? क्योंकि इसके बाद के अंदर आपके यानी कि एक तरह से वैदिक काल और उसके समय के बाद में यानी कि धीरे धीरे आपके कुछ राजा ऐसे होंगे जो यानी कि काफ़ी शक्तिशाली होंगे। वो अपनी शक्तियों को लगातार यानी कि बढ़ाते रहेंगे तो यानी कि आपके जितने भी क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों को यानी कि आपस में एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार यानी कि वो कायम करेंगे। तो ऐसे में आपके मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य का शासक होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यानी कि एक तरह से जितने भी आपके जन वगैरह होंगे उन सभी के ऊपर अधिकार करते हुए संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक यानी कि दृष्टि से एक राजनीतिक शक्ति के रूप के अंदर एक राजनीतिक संघ के अंतर्गत यानी कि बांधने का वो कार्य करता है, और संपूर्ण भारत के ऊपर यानी कि एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। इसलिए यानी कि एक तरह से जो हमारी ये प्रजातंत्र है वो यानी कि जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं पे यानी कि विफल होती हुई वहाँ पर अपने को नजर आती है। तो ये अपन ने देखा कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था जिसको अपन ने पढ़ा था कि राजनीतिक व्यवस्था में कैसे सभा और संस्था होती है, और भी यानी कि आपके महाकाव्य काल, महाजनपद काल, गणतंत्र, आत्मशासन पद्धति, संविधान से संबंधित जो साक्ष्य हैं उन सभी बातों को अपन ने यहाँ पर देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो यानी कि एक तरह से आपके वैदिक काल है उसकी राजनीतिक व्यवस्था है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में जो अपना यानी कि एक तरह से नेक्स्ट भाग होगा, भाग 26 अपन पढ़ेंगे, जो हमारा अभी वैदिक काल ही चल रहा है, जो यानी कि भारत के वैभवपूर्ण अतीत, इसका लास्ट यानी कि आपके कंटेंट है। इसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी इसके अंतर्गत आपको इसके और 2-3 भाग बचे हुए हैं वो पढ़ने हैं। तो वैदिक काल जिसकी राजनीतिक व्यवस्था है वो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे भाग 26, वैदिक काल ही होगा, और वैदिक काल के अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था होगी वो व्यवस्था कौन सी पढ़ेंगे अपन? सामाजिक व्यवस्था। तो ठीक है, आज इतना ही। और इनको साथ के साथ है जो नोट्स वगैरह है वो आपको ऐसे कैसे हूबहू यानी कि इसकी कह सकते हैं अपन कॉपी करनी है, ऐसे कैसे कॉपी करके आपको नोटबुक के अंदर इनको यानी कि एक तरह से उतारना है, ताकि
समय आने पर यानी कि एक तरह से आपको वापस इनको लिखने की जरूरत ना पड़े, और ये नोट्स आपके यानी कि आगामी यानी कि आगे तक के भी यानी कि जो भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे उनके अंदर भी आपके ये काम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम में ही, बोर्ड का एग्जाम हुआ, आपके RS मेंस हुए, आपके राजस्थान पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, रीट हुआ, SST के अंदर बात करें अपन BSTC का हो गया, आपकी टेट का हो गया, प्री BED का हो गया, कोई सा भी यानी कि आपका XYZ एग्जाम जिसमें GK आती हो, वहाँ पर इन सभी बातों से यानी कि रूबरू आपको होना पड़ेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। तो ठीक है।